अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने इस लेक्चर में हम जो हैं वो रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, हमें रेजोनेंस के थोड़ा थोड़ा सा हमें जो है वो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या मुराद है। ठीक है। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि हम जो है ना वो डिफरेंट जो हमारे पास अरेंजमेंट्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो पॉसिबल होते हैं किसी एक डिफरेंट लीविस स्ट्रक्चर्स जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो प्लेसमेंट है वो डिफ़र करती है। यानी हमारे पास डिफरेंट लीविस स्ट्रक्चर्स होंगे, उसमें जो है वो एटम्स की अरेंजमेंट के अरेंजमेंट से मुराद ये है कि अगर नाइट्रोजन किसी भी कंपाउंड में सेंट्रली प्लेस्ड है तो वो हर लीविस स्ट्रक्चर में सेंट्रली प्लेस्ड ही होगा। बस फ़र्क ये होगा कि जो उनकी बॉन्डिंग होगी, जो इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट होगी वो डिफ़र करती है। ठीक है। तो रेजोनेंस जो है वो क्या होती है कि हमारे पास अगर हम एक से ज़्यादा लीविस स्ट्रक्चर्स बना सकें जिसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम रहें, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट है वो डिफ़र कर जाए। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले हम जो है वो इस पे फोकस करते हैं, रेजोनेंस के ऊपर। ठीक है जी। इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ टू और मोर लीविस स्ट्रक्चर्स दैट डिमॉन्स्ट्रेट द सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बट डिफर इन द स्पेसिफिक प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने एक जो है वो कंपाउंड लिया है NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव है। अब हम सबसे पहले जो हमारे पास, अगर हमने इसका लीविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हम इन सबके वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुकी हूँ। नाइट्रोजन के वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, ऑक्सीजन के वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, और अगर हम इसको ऐड अप करते हैं तो 3 ऑक्सीजन है एटम्स हैं, तो इसलिए वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 पे 3 और टोटल सम जो है वो हमारे पास 23 निकल कर आता है। बट हमने यहाँ पर एक 1 ऐड इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड है नॉट न्यूट्रल NO3 बल्कि NO3 नेगेटिव है। यानी इसके -1 का मतलब है कि इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 को ऐड करते हैं और हमारे पास जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंपाउंड के वो आ जाते हैं 24। अब हमने इस 24 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो प्लेस करना है। सबसे पहले तो हम जो है वो कैसे NO3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम जो है वो बीच में N को प्लेस करेंगे, ऐसा ही है, और साथ में जो है वो ऑक्सीजन आ जाएगा। ओके। नाउ हमने इसके जो है वो बॉन्डिंग पूरी की 1 2 3 4 5 6। अब जो है वो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो बाकी आउटर एटम्स हैं उस पर हम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की कोशिश करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और अच्छा जी। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम नाइट्रोजन की ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, देखो नाइट्रोजन की यहाँ पे ये हम सेंट्रली प्लेस नाइट्रोजन की ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो है वो हम यहाँ पर देखो इसकी ऑक्टेट, जो सेंट्रली प्लेस नाइट्रोजन है उसकी ऑक्टेट हमारे पास जो है वो कंप्लीट नहीं है। ऐसा ही है ना, क्या कंप्लीट है इसकी ऑक्टेट? नहीं, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हम जो है वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हम यहाँ पे एक और बॉन्ड जो है वो प्लेस कर देंगे क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते थे। 23 अभी 22 यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते थे, तो हमने यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास NO3 नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कंप्लीट होता है। ठीक है, इस तरह से हमने NO3 को ड्रॉ करना है। समझ आ गई ये बात? तो ये हमारे पास जो है वो 1 पॉसिबल स्ट्रक्चर है NO3 नेगेटिव का जो कि बन सकता है। फिर दूसरा जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है लीविस स्ट्रक्चर, वो इस तरह से भी है कि ये जो डबल बॉन्ड पहले यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ इसने बनाया हुआ है, यही डबल बॉन्ड ये अगर इस ऑक्सीजन के साथ भी तो बना सकता है ना। तो अगर ये इसके साथ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो एक लीविस स्ट्रक्चर ये बन जाएगा हमारे पास। और अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ नहीं बनता बल्कि इस ऑक्सीजन के साथ बनता है, तो जो स्ट्रक्चर है लीविस स्ट्रक्चर वो इस तरह से आ जाएगा। यानी आप देख सकते हो कि NO3 नेगेटिव था, उसके 3 पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो हम बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है ना कि N सेंट्रली प्लेस्ड है और ऑक्सीजन इसके सराउंडेड है, तो देखो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट नहीं हुई। जो चीज़ डिफर की है यहाँ पर वो प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन्स थे या बॉन्डिंग थी वो इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान थी,
फिर इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान हुई, और फिर जो है वो इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हो गई। तो ये जो है वो हमारे पास क्या होता है, रेजोनेंस का फिनोमिना होता है। और इस तरह से हम जो है वो किसी भी कंपाउंड के, अब जैसे NO3 नेगेटिव था ना, तो इसके हमने 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए। हो सकता है कि हम कोई और कंपाउंड लेते हैं तो उसके इससे भी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हो या इससे कम बनते हो, तो वो डिफर करता है, ठीक है। बट द कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको रेजोनेंस का देने की कोशिश की है कि हम किसी भी कंपाउंड के अगर जो है वो एक से ज़्यादा लीवियस स्ट्रक्चर बनते हों जिसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम तो सेम हो लेकिन जो प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफर कर जाए, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। और जो 3 हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर स्ट्रक्चर्स बने हैं, दे विल बी कॉल्ड एज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ तक हमने जो है वो रेजोनेंस को समझा। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आना चाहिए कि अगर हमने 3 या 3 से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं किसी भी कंपाउंड के बनाए हुए हैं, तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इन 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा वाला होगा, तो आप उसको कैसे आंसर करोगे, कैसे जज करोगे कि इन 3 स्ट्रक्चर्स में से ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा वाला है। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं। पहले हम उस रूल्स को जो है वो पढ़ते हैं और फिर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कौन सा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो पहले हम ये रूल्स देखते हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 3 अगर या 3 से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिए हुए हैं तो उसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। सबसे पहले तो आपने क्या देखना है कि ऑक्टेट रूल वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अगर ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर हमने दूसरी चीज़ देखनी है विच इज़ फॉर्मल चार्जेस। पिछले लेक्चर में हमने जब लीवियस स्ट्रक्चर बताना मैंने आपको बनाना सिखाया था, तो उसमें हमने फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करना सीखा था, जिसका क्या फॉर्मूला था, इट वॉज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज दैट हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो हमारी कोशिश ये होगी कि अगर हमारे पास जो है वो 3 जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर या से ज़्यादा हैं तो हम उसके हर एक का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि किस में जो है फॉर्मल चार्जेस जो है वो कम है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्टेबल। लीवियस थर्ड, अगर अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज 2 स्ट्रक्चर्स हैं उनके फॉर्मल चार्जेस बिल्कुल सिमिलर हैं, तो फिर हम कैसे बताएंगे कि इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो फिर हम ये देखेंगे कि जो नेगेटिव फॉर्मल चार्जेस जो हैं वो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लेस होगा, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लेस है तो फिर हम उस वाले स्ट्रक्चर को एज अ मोर स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो कंसिडर करेंगे। ये आपको मैं अभी जो है वो एग्जांपल हम जब करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और फिर लास्ट ये चीज़ है कि अगर हमारे पास फिर भी इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी अगर 2 स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सिमिलर हैं कि उनके फॉर्मल चार्जेस भी सिमिलर हैं और उनका जो नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है वो जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, तो फिर अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी सब चीज़ें सिमिलर हैं तो फिर हम कहेंगे कि दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इक्वल है। अब हम जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। लाइक हमारे पास एक एग्जाम्पल है NCO- की। पहले तो हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर, पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर हम ये देखेंगे कि इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास सबसे पहले तो मेन चीज़ क्या आती है, हमने इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप क्या है कि हम NCO नेगेटिव का क्या बनाएंगे, सबसे पहले लीवियस स्ट्रक्चर बनाएंगे। लीवियस स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने इस पूरे कंपाउंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमाइन करना है। तो हम करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, और कार्बन के कितने हैं, 4, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। तो आप देख सकते हो कि 5, 4 + 6 इन सब को हमने ऐड किया और एंड पे हमने एक और इलेक्ट्रॉन को क्यों ऐड किया है, क्योंकि इस पे -1 का चार्ज है, तो इसका मतलब इस कंपाउंड में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होगा, तो हमने उस इलेक्ट्रॉन को भी कंसिडर करना है। तो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NCO नेगेटिव। नाउ वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि अगर हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं NCO नेगेटिव पे आएंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, हमने जो है वो सबसे पहले क्या करना है कि जो इसमें लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको हमने सेंट्रली प्लेस करना है। अब NCO में सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, कार्बन, तो हमने उसको जो है वो सेंट्रली प्लेस कर दिया है। अच्छा, अब ये जो हमने कर दिया, अब हम जो है वो स्टेप 3 की तरफ जाते हैं और हम जो है वो स्टेप 3 में क्या करेंगे कि C के बॉन्डिंग पूरी करेंगे और फिर हम जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह से हम करेंगे, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इस तरह से हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट हो चुके। अब कोई भी
इलेक्ट्रॉन कोई बचा तो नहीं है जिस पे हम जो है, जिसकी बेसिस पर हम जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग करें। तो अब हमने ये चीज़ कर ली है। अच्छा, अब ना हम ये क्या करते हैं, हम इसके जो है हमने इसका डी स्ट्रक्चर तो बना लिया। अब ये जो है वो हमने क्या करना है कि हमने इसके जो पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनको ड्रॉ करना है और हमने देखना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। अच्छा, अब हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमने क्या करना है कि हमने जो सेंट्रल एटम होता है उसकी हमने ऑक्टेट को कंप्लीट करना होता है। अब देखो इधर जो है वो सेंट्रल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको अभी मजीद देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, इसको मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो हम जो है वो किसी भी एटम से, आउटर मोस्ट एटम से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उठाएंगे और इसके साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे और फिर जो है वो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। देखो इसको 4 मजीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है। तो हम जो है वो, अगर लेट सपोज वन पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास ये होगा कि हम इस ऑक्सीजन से ही 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा लें और इसके साथ जो है वो 2 मजीद बॉन्डिंग कर लें। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्डिंग होगी, नाउ इट विल बी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हमने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जब मैंने यहाँ पे उठा के प्लेस किए तो अब जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो कि पहले सिंगल था अब वो ट्रिपल बॉन्ड में तब्दील हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके पास आ गए हैं। तो ये देखो 1 सिंगल लाइन रिप्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 को हमने इस तरह से किया। यहाँ तक बात समझ आइए। तो ये हमने जो है वो एक पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास NCO नेगेटिव का बन सकता है। अब हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम क्या करते कि हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन से उठाते और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हम नाइट्रोजन से उठाते। तो इस तरह से भी जो है वो हमारे पास कार्बन की ऑक्टेट जो है वो सेटिस्फाई हो जाती। तो जो सेकंड पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ये ड्रॉ हुआ है। जो फर्स्ट था वो तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था ना, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसी तरह सेकंड जो पॉसिबल सिनेरियो है कि हमने जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हमने ऑक्सीजन से उठाए थे, अब हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन से उठा रहे हैं और एक नाइट्रोजन से उठा रहे हैं। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो अभी भी अगर आप कार्बन की ऑक्टेट रूल देखो तो सेटिस्फाई है, 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास कंप्लीट है। तो एक पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका हमने इस तरह से बनाया है, कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा पॉसिबल सिनेरियो ये है कि हम ऑक्सीजन को रहने देते हैं, ऑक्सीजन से हम कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, हम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हम नाइट्रोजन से ले लेते हैं। तो अब जो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। अभी भी आप अगर देखो तो कार्बन की ऑक्टेट रूल जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये 3 पॉसिबल सिनेरियो ही थे कि हम इलेक्ट्रॉन उठा के ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कार्बन की ऑक्टेट को पूरा करते। तो अब 3 तरीकों से हम ये पूरा कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं वो इस कंपाउंड के 3 बनकर आते हैं। अब सवाल ये है कि हमने ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो बना लिए, अब सवाल ये है कि हम इनमें से हमने ये बताना है कि इन 3 स्ट्रक्चर्स में से ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। तो लेट्स अप्लाई दीज रूल्स, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इन रूल्स को जो है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, पहला जो रूल है वो ये है कि ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पर सेंट्रली प्लेस्ड कार्बन, तीनों स्ट्रक्चर्स में जो सेंट्रली प्लेस्ड कार्बन है उन सब, उसका जो ऑक्टेट रूल है वो क्या है हमारे पास, सेटिस्फाई है। ठीक है, मतलब तीनों अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो तीनों की ही जो हमारे पास सेंट्रली प्लेस्ड कार्बन है उनकी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसका मतलब हम पहला रूल तो नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि तीनों की सेम है। ठीक है, दूसरा हम ये देखते हैं कि हमने जो है वो वाला कंपाउंड सेलेक्ट करना है जिस पे फॉर्मल चार्जेस मिनिमम से मिनिमम। अब अच्छा, तो अब यहाँ पर हमने फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट जब अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें पहले फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब आपके लिए मैंने पहले ही कैलकुलेट कर चुकी हूँ हर कंपाउंड का क्या क्या फॉर्मल चार्ज आ रहा है। देखो, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है दैट इफ आई वांट टू कैलकुलेट अ फॉर्मल चार्ज, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का निकालना था फॉर्मल चार्ज, तो मैंने उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुट करना है जो कि थी 5, और मैंने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को पुट करना था। देखो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो इस पूरे कंपाउंड में कोई है ही नहीं, वैलेंस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पे 0 पुट करके जो है वो, फिर उसके बाद जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे वो कितने थे हमारे पास, 8। ठीक है जी, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है उन्होंने बॉन्डिंग की हुई है। तो इस तरह से सॉल्व करके इसके ऊपर +1 का चार्ज आ रहा था। तो इसी तरह से
हमने बाकियों का भी जो है वो कैलकुलेट किया है, ठीक है। आपने बिल्कुल, आप इट्स योर टास्क कि आप जो है वो इन सब कंपाउंड्स के इंडिविजुअल एटम्स का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना बहुत ईजिली हो जाएगा। जैसे कि लेट सपोज अगर हम जो है वो ऑक्सीजन की ही बात कर लेते हैं, अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं, इस कंपाउंड में मैंने ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले तो मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं ऑक्सीजन के, विच इज 6, ठीक है जी, जो कि मैंने यहाँ पे पुट किया 6, नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने 6 पुट किया। उसके बाद मुझे क्या करना होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो पुट करने होते हैं। अब यहाँ पर आप इस कंपाउंड को देखो तो इसमें ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 है, ठीक है जी, सिर्फ 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ मैंने 2 प्लेस किया। 2 प्लेस करने के बाद मैंने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया, जो कि कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ऑक्सीजन ने कितने के साथ जो है वो बॉन्डिंग की हुई है, 6 इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्डिंग की हुई है। तो एक देखो 1 2 3 4 5 6, तो आई हैव प्लेस 6 ओवर हियर एंड व्हेन आई हैव सॉल्व ऑल दिस स्टफ, तो मेरे पास जो आंसर आता है दैट इज +1, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमारे पास हमने जो है वो इस कंपाउंड में हम अभी फिलहाल ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें। फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है इट इज बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन minus non-bonding electron of that atom minus bonding electrons of that atom, so over 2 as well, यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करना होता है। तो अभी हम जो है वो बात कर रहे थे फिलहाल इसकी कि हम जो है वो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे थे। तो इसमें हमने सबसे पहले तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुट किया, इधर क्या है ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं ऑक्सीजन कितने, देखो नॉन बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्डिंग नहीं की हुई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 पुट किया, उसके अलावा जो बॉन्डिंग की हुई है उसने वो 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ की हुई है, तो अगेन मैंने यहाँ पे 6 किया। तो इसको सॉल्व करोगे तो +1 आता है। अब मैं इसी कंपाउंड में अगर कार्बन की फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करती हूँ, तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, यहाँ पे कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसने नॉन बॉन्डिंग की हुई हो, तो 0 आ जाएगा। और बॉन्डिंग कितने के इलेक्ट्रॉन्स के साथ की हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आई हैव प्लेस्ड 8 ओवर हियर। व्हेन आई हैव कैलकुलेटेड ऑल द स्टफ, मेरे पास आंसर जो है वो आता है 0, ठीक है। मेरा आंसर क्या आ रहा है 0। मैं दोबारा बता देती हूँ, अभी यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं थी। मैंने क्या कहा कि कार्बन का फॉर्मल चार्ज जो है वो कैलकुलेट कर रही हूँ। कार्बन के फॉर्मल चार्ज में क्या फार्मूला है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, फिर मैंने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं। देखो अभी यहाँ पे आप देखो तो इधर कार्बन के पास सारी बॉन्डिंग की हुई है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसने बॉन्डिंग ना की हुई हो, तो 0 आंसर आएगा। फिर हमने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना है, आप देखो कार्बन ने कितने बॉन्डिंग है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वी हैव प्लेस्ड 8 ओवर हियर एंड अब इसको सॉल्व करके 0 आता है। अब मैं इसी कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड के नाइट्रोजन की अगर फॉर्मल चार्ज की बात करती हूँ, तो नाइट्रोजन का जो है वो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो नॉन बॉन्डिंग इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पुट किया, और बॉन्डिंग कितने हैं 1 2, तो 2 पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाता है -2, ठीक है। तो इस तरह से इस कंपाउंड में नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज है -2, कार्बन पे है 0 और ऑक्सीजन पे है +1। सिमिलरली आप ये जो बाकी 2 कंपाउंड्स हैं, अगर आप इनके भी फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट करते हो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो उनके आते हैं, आप बेशक करके भी देख लेना कि कार्बन का आया था 0, नाइट्रोजन का -1, ऑक्सीजन का 0। इस एग्जाम्पल में नाइट्रोजन का 0, कार्बन का 0 और ऑक्सीजन का -1। अब हमारे पास क्या रूल था, रूल के ऊपर वापस आते हैं। रूल हमें ये कहता है कि हमने उस कंपाउंड को चूज करना है जिसपे फॉर्मल चार्जेस मिनिमम से मिनिमम हो, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम जो है फर्स्ट कंपाउंड में देखते हैं तो क्या है, -2 +1, तो ये चार्जेस अगर आप देखो तो इन 2 कंपाउंड्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब जो फर्स्ट हमारे पास कंपाउंड है इट कैन नेवर बी स्टेबल इन एनी केस, क्योंकि इसके फॉर्मल चार्जेस एज कम्पेयर टू दीज 2 हमारे पास ज़्यादा है। -2 +1 इज ग्रेटर देन -1 0 ना, ये चार्जेस कम है, जबकि -2 +1 दिस इज मोर ग्रेटर। तो दैट इज द रीजन आई एम नॉट कंसिडरिंग this first compound as a stable one. So the thing is now I am going to eliminate it from the stable race, ठीक है। this is not a stable compound for us। अब हमारे पास ये तो एक्सक्लूड हमने कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल चार्ज, क्योंकि इसके फॉर्मल चार्जेस ज़्यादा आ रहे थे, तो ये स्टेबल नहीं है। अब जो 2 कंपाउंड्स हमारे पास रह गए हैं, हमने उसके बारे में जो है वो देखना है। इसमें हमने, अब हमारे पास थर्ड रूल हमें ये कहता है कि हमने उस जो है वो कंपाउंड को ज़्यादा स्टेबल कंसिडर करना है जिसपे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो। अब आप यहाँ पर देखो कि इस पे नेगेटिव चार्ज
इस एग्जाम्पल पे, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पर आ रहा है और इस एग्जाम्पल में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ रहा है। हमने वो एग्जाम्पल कंसिडर करनी है जिस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आता हो। अब हमें पता है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, पीछे हमने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात की थी तो हमने देखा था कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। आप पीछे देख भी सकते हो। तो चूंकि नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो अब आप इस एग्जाम्पल पे देखोगे तो इस एग्जाम्पल में नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, ऑक्सीजन पे है। इसका मतलब है कि ये वाली जो थर्ड हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी हुई है, दैट इज द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दीज फर्स्ट टू। ठीक है, अब आई होप सो कि ये चीज़ जो है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो दैट इज़ इट फॉर रेजोनेंस एंड इट्स एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, आई होप सो कि आपको ये बात समझ आई होगी। अगर आपको ना समझ आई हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द चैट बॉक्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर की वेस्पर थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।